आज हम क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर 7 लीड कर रहे हैं, इंडिया लोकेशन एंड फिजिकल फीचर्स। यानी इंडिया की लोकेशन कहाँ पे है वर्ल्ड में और इसके फिजिकल फीचर्स कैसे हैं, यानी उसकी लैंड फॉर्म्स कैसी हैं। तो आइए देखिए, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की इंडिया 7th नंबर की लार्जेस्ट कंट्री है और ये पॉपुलेशन में 2nd नंबर पे आती है वर्ल्ड में आफ्टर चाइना। इसके अंदर काफ़ी वैरायटी है, फिजिकल फीचर्स हैं, यानी इसकी बड़ी शार्प क्लाइमेट है। यानी गर्मियों में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चला जाता है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा नीचे टेम्परेचर आ जाता है। In spite of all the diversity, India has a distinct geographical identity which makes it unique within the Asian country. इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी इंडिया अपने आप में एक यूनिक आइडेंटिटी है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे लैंड फॉर्म्स देखे गए हैं जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे। इंडिया एंड सम हर नेबरिंग कंट्रीज टुगेदर नोन एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडिया और उसकी जो नेबरिंग कंट्रीज है उसको मिला के इंडिया एक छोटा सा कॉन्टिनेंट अपने आप में माना जाता है। यानी कि इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसकी नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान वगैरह में अगर देखा जाए तो अपने आप में ये एक कॉन्टिनेंट है। जैसे एशिया एक कॉन्टिनेंट है तो इसको हम इंडिया और इसकी नेबरिंग कंट्रीज को इस वजह से इंडिया सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। अब इंडिया की लोकेशन कैसी है? इंडिया जो है वो इंडियन ओशियन के एकदम एग्जैक्ट ऊपर बना हुआ है और इस ओशियन का नाम भी इंडिया के नाम पर ही रखा गया है। अच्छा रखा गया। उसका मेन लैंड इंडिया इज अ लार्ज पेनिनसुलर बाउंड बाय द सी ऑन दिस साइड। और इंडिया की जो नीचे का जो इंडिया है यानी जो साउथ साइड में है वो तीनों साइड से समुद्र से घिरा हुआ है। जो तीनों समुद्र है अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन। और हमने देखा था कि इंडियन ओशन का नाम भी इंडिया के नाम पे ही रखा गया है। दिस पोजिशन वेरी स्ट्रेटेजिक एंड फैसिलिटेट ट्रेड विद बोथ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कंट्रीज। ऐसे इंडिया के यानी पेनिनसुलर इंडिया होने की वजह से, यानी कि तीनों साइड में समुद्र की घिरा होने की वजह से इंडिया अपनी नेबरिंग कंट्री से अच्छा ट्रेड बिजनेस कर सकती है। द मेजर आइसलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया, और इंडिया के 2 आइसलैंड हैं, लक्षद्वीप एंड अंडोमान एंड निकोबार। अब देखते हैं इंडिया के एक्सटेंड ग्लोब पे कैसा है। और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड जो इंडिया का है 88 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक लैटिट्यूड है। और लॉन्गिट्यूडनल में इसका 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है इंडिया का। और जो इंडिया है वो ग्लोब के, यानी अगर ये ग्लोब देखा जाए और उसका सेंटर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट साइड में ये इंडिया लाई करता है अपने ग्लोब के। इंडिया के सेंटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है एकदम मिडल से कंट्री के, और नॉर्थ से साउथ तक यानी ऊपर से नीचे तक जो इंडिया है वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। और जिसकी डिस्टेंस है, जिसके बीच का 3200 किलोमीटर डिस्टेंस है। और वेस्ट से साउथ तक यानी गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इंडिया का जो डिस्टेंस है 2900 किलोमीटर तक का है। इंडिया के साउथ मोस्ट में सबसे ऊपर सबसे नीचे इंडिया के कन्याकुमारी है, और विच कंसिडर एज सबसे नीचे, जबकि पहले ऐसा नहीं था। सबसे पहले जो था इंदिरा पॉइंट था इंडिया के साउथ मोस्ट में, जो कि अंडमान निकोबार में लाई करता था। लेकिन 2004 में जब सुनामी आई थी तो इंदिरा पॉइंट पूरा सबमर्ज हो गया था पानी में। तो अब कन्याकुमारी इंडिया का सबसे नीचे साउथ मोस्ट टिप पे कन्याकुमारी बना हुआ है। अब इसके सबसे ऊपर नॉर्थ मोस्ट टिप पे जाए तो कश्मीर है, और इसमें भी इंदिरा कॉलोनी सबसे ऊपर है। अच्छा, अब इंडिया की अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड की बात करें तो वो 29 डिग्री तक का चौड़ाई में है। यानी गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक काफ़ी ज़्यादा उसकी चौड़ाई है। और ये हमें पता है कि 1 डिग्री जब हम आगे जाते हैं तो टाइम में 4 मिनट्स का फ़र्क आ जाता है। तो इंडिया की एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक के अंदर टाइम का 2 आवर का डिफरेंस है। तो इस वजह से हमने इंडिया की जो सेंटर की लाइन है जो कि 82 डिग्री 38 मिनट्स ईस्ट पे है, इसी को हमने इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम माना हुआ है। आइए अब आगे चलते हैं। इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज कौन है? इंडिया के साउथ वेस्ट में पाकिस्तान अफगानिस्तान है। सबसे ऊपर नॉर्थ में चाइना, नेपाल और भूटान है। अगर हम इंडिया के ईस्ट में जाते हैं तो हमें बांग्लादेश और म्यांमार इसकी नेबरिंग कंट्रीज है। और साउथ में श्रीलंका और मालदीव्स आते हैं। इंडिया का पॉलिटिकल डिवीजन देखा जाए तो इंडिया में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं बनाई गई हैं एज ए। और ये जो डिवीज़न किया गया है वो इंडिया की लैंग्वेज जो वहाँ पे स्पोकन करी जाती है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको 28 स्टेट में डिवाइड किया गया है। और न्यू दिल्ली जो है वो इंडिया की कैपिटल है। यहाँ पे हम देखते हैं ये स्टेट्स हैं इंडिया की और ये सब उसकी कैपिटल्स हैं। ये देखिए यहाँ पे सारी इंडिया की स्टेट्स और कैपिटल दी गई हैं। अब आगे ये सब रीड कर लीजिएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे इंडिया का हम फिजिकल डिवीज़न देखते हैं। इंडिया जो है 6 फिजिकल डिवीजन में इंडिया को बांटा गया है। नॉर्थर्न माउंटेन्स, नॉर्थर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटू, थार डेजर्ट, कोस्टल प्लेन और आइसलैंड। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी आइए हम पहले मैप में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं।
देखिए ये इंडिया में सबसे ऊपर नॉर्थर्न माउंटेन्स हैं, सारे जो पहाड़ी एरिया जिसकी वजह से हमारा रेनफॉल होता है। उसके बाद नॉर्थर्न माउंटेन्स के नीचे एग्जैक्ट नॉर्थर्न प्लेन आते हैं। यहाँ की जो लैंड है काफ़ी फर्टाइल है, क्योंकि सारी जो रिवर्स है ना ऊपर से एंडिवल सॉइल माउंटेन से नहीं आती, जिसकी वजह से नॉर्थर्न प्लेन की जो सॉइल है वो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा खेती बाड़ी के लिए अच्छी है। उसके नीचे आ जाता है ये पेनिसुलर प्लेटू आ जाता है। ये थोड़ा सा प्लेटू मैंने जिसकी पहाड़ के ऊपर टिप ना हो, जो और थोड़ा सा ऊंची लैंड होती है टेबर टेबर फॉर्म में, उससे प्लेटू कहा जाता है। और ये तीनों साइडों से समुद्र से घिरा हुआ है। उसके बाद ये कोस्टल रेंज आ जाता है जो समुद्र का किनारा है। और फिर एक इंडिया में थर्ड डेजर्ट है। तो देखा जब हमने शुरू में कहा था कि इंडिया में कितने सारे लैंड फॉर्म्स हैं, यानी माउंटेन्स हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, प्लेन्स भी हैं, यहाँ पे प्लेटूज भी हैं, यहाँ पे कोस्टल है यानी समुद्री एरिया भी है, और यहाँ पे रेगिस्तान थर्ड डेजर्ट भी है। अब ये रेगिस्तान क्यों है? क्योंकि जो भी रेनफॉल आती है और यहाँ के जो माउंटेन है वो उससे नहीं टकरा पाती, यहाँ से पैदल चल जाती है एयर, इस वजह से राजस्थान या यहाँ पे बारिश ना होने की वजह से ये एरिया जो है वो रेगिस्तान का एरिया माना जाता है। और ये कोस्टल, तो आपको पता है ये समुद्र के किनारे का कोस्टल एरिया होता है। आइए हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे हम पहले पढ़ेंगे कि नॉर्थर्न माउंटेन्स क्या है। Along the entire northern boundary of India lies एक आर्क शेप की चेन है पहाड़ों की, इंडिया के टॉप में नॉर्थ से लेके ईस्ट तक जो जा रही है उसी को हम नॉर्थर्न माउंटेन्स कहते हैं। और ये पियामर नॉर्थ साउथ वेस्ट से लेके म्यांमार ईस्ट तक जा रही है। और इसकी जो डिस्टेंस है 2500 किलोमीटर का है। माउंटेन्स की जो ये सारा डिस्टेंस है ना, ये सारा 2500 किलोमीटर का है। और इट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन चेन इन द वर्ल्ड। और ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन चेन है। जबकि जो इसकी हाईएस्ट पीक है वो इंडिया में नहीं है। जो माउंट एवरेस्ट पीक है वो चाइना में आती है, लेकिन जो इंडिया में है उसका कंचनजुंगा जो पीक है वो इंडिया में है। लेकिन माउंटेन की हाईएस्ट पीक इंडिया में नहीं है। और ये माउंटेन जो हैं वो सारे वर्ल्ड के हाईएस्ट माउंटेन है। और ये पैंडर रेंजेस हैं, इसमें यंग फोर्ड माउंटेन्स आते हैं। द नॉर्थ मोस्ट माउंटेन रेंज जो है वो कैराकोमा विच लाइज इन द पियामर प्लेटू एंड द इंदुस रिवर के अंदर ये आते हैं। और दूसरी साइड से K2 और माउंट ऑस्टिन जो है वो हाईएस्ट पीक है। और जो K2 है वो इंडिया में हाईएस्ट पीक है। और वर्ल्ड की K2 जो है सेकंड हाईएस्ट है, इंडिया की हाईएस्ट है और वर्ल्ड की ये सेकंड हाईएस्ट है। देयर आर सम लार्ज ग्लेशियर्स हैं जिनके नाम है सियाचन और बारडोरो। द कैराकोरम पास आल्सो लाइज इन द, इसी रेंज में वो आते हैं। द टुवर्ड्स द साउथ ऑफ द माउंटेन रेंज लद्दाख, जंस्कार, पेरापंच रेंजेस। और द हिमालयस जो है ना वो लाइज बिटवीन द इंदुस रिवर, वेस्ट में इंदुस रिवर में, और ब्रह्मपुत्र रिवर ईस्ट में, ब्रह्मपुत्र रिवर तक माउंटेन जो हिमालयस हैं वो फैले हुए हैं। दे आर द लॉफ्टीएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। द हिमालय के 3 रेंजेस हैं, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और आउटर हिमालयस। हिमालय जो 3 पैदल रेंजेस में है, ग्रेटर और लेसर और आउटर के अंदर। विद एन एवरेज हाइट जो माउंटेन की है वो 6000 मीटर है। द ग्रेटेस्ट हिमालय हैव सम ऑफ द हाईएस्ट पीक्स इन द वर्ल्ड। अभी आपको बताया कि माउंट एवरेस्ट जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो इंडिया में नहीं है, पर वो वर्ल्ड की हाईएस्ट है। और उसके बाद कंचनजंगा, नांगा पर्वत, नंदा देवी, त्रिशूल और ये सब जो हाईएस्ट पीक्स हैं ये इंडिया के अंदर राइज करती है। अब ये जो ग्लेशियर्स हैं, द ग्लेशियर इन द हिमालय आर द सोर्स ऑफ, ये ग्लेशियर जो हिमालय में है जो वो नदियों के मेन सोर्सेज हैं। द इम्पोर्टेंट वंस आर द गंगोत्री और यमुनोत्री। जो सबसे बड़े गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर्स हैं जहाँ पे गंगा और यमुना रिवर निकलती है। द एवरेज हाइट ऑफ लेसर हिमालय की जो हाइट है, हमने जो पहले आउटर की 6000 थी और जो लेसर हिमालय उसकी हाइट है 4500 मीटर हाई है वो। और हिल स्टेशन, यहाँ पे सारे हिल स्टेशन बने हुए हैं, शिमला, मनाली, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, गंगोटक, ये सब इस लेसर हिमालयस के अंदर ये सब लाई करते हैं हिल स्टेशन। द एवरेज हाइट ऑफ आउटर हिमालय वो उससे भी कम, बहुत ही कम हाइट है, 1250 मीटर हाइट है। इट इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस रेंज, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। और इट इज़ मेड ऑफ लूज सॉफ्ट रॉक्स, और यहाँ पे अर्थक्वेक भी अक्सर आते रहते हैं। देयर आर मैनी ब्रॉड लॉन्गिट्यूडनल वैलीज इन दीज नोन एज डंस। द देहरादून जो है ना उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, द एक्सटेंशन ऑफ हिमालयस कलेक्टिवली कॉल्ड पूर्वांचल माउंटेन्स। तो इन सब हिमालयस को मिला के इसे कहा जाता है पूर्वांचल माउंटेन्स कहते हैं। दे कंजिस्ट ऑफ पटकाई, बन, नागा, गारो, खासी, मीजो एंड लुसाई हिल्स है। इसमें द एवरेज हाइट ऑफ दीज हिल्स 3000 मीटर है। और ये सब इम्पोर्टेंट हिमालय के, दे आर द इम्पोर्टेंट हिमालयन पासिस हैं। अब पढ़ते हैं हिमालय से आगे। हमने देखा था नॉर्थर्न प्लेन्स होते हैं, जो हिमालय के नीचे की स्टेट लैंड है उसे नॉर्थर्न प्लेन कहा जाता है। और इसकी समुद्र हाइट देखें तो ये 200 मीटर हाइट है इसकी समुद्र से। और इसको इंडो गैंगेटिक प्लेन भी कहा जाता है नॉर्थर्न प्लेन को।
और इट इज़ मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट बाय द रिवर, और ये जो बने होते हैं एल्यूमिनियम डिपॉजिट होता है, यानी पहाड़ों से जो नदियाँ जितनी एल्यूमिनियम सॉइल जाती है वो सब यहाँ प्लेन पे आके डिपॉजिट हो जाती है। और कौन कौन सी नदियाँ लेके आती हैं? इंदुस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इसकी ट्रिब्यूटरीज नदियाँ लेके आती हैं। दीज एल्यूमिनियम डिपॉजिट मेक द प्लेन एक्सट्रीमली फर्टाइल। और ये एल्यूवियल सॉइल जो माउंटेन से आती है, एक अच्छी मिट्टी, वो सब यहाँ की सॉइल को इतना फर्टाइल कर देती है कि जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है एल्यूवियल सॉइल, जो कि नॉर्थन प्लेन्स में ही पाई जाती है। और वेस्ट से ईस्ट तक इसका स्ट्रेच 2500 किलोमीटर है इसकी चौड़ाई। द प्लेन उसमें इंदुस प्लेन है, गंगा प्लेन है और ब्रह्मपुत्र प्लेन है। जो इंदुस प्लेन है वो काफ़ी पाकिस्तान में है, गंगा प्लेन इंडिया के सेंटर में बना हुआ है और एक साइड में ईस्ट में ब्रह्मपुत्र प्लेन है। अब इंदुस प्लेन, इट इज़ ड्रेन्ड बाय द इंदुस एंड ट्रिब्यूटरी। ये जो प्लेन है इंदुस नदी और इसकी ट्रिब्यूटरी आती है, यानी चेनाब, झेलम, रवि, ब्यास, सतलुज। और इसका मेजर पोर्शन, इंदुस प्लेन का मेजर पोर्शन पाकिस्तान में लाई करता है और इंडिया में थोड़ा सा इसका हिस्सा आता है जो कि पंजाब और हरियाणा है। उसके बाद उसके साथ नेक्स्ट प्लेन है गंगा प्लेन, और ये मोस्टली उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल इसमें डाई करते हैं। और कौन कौन सी नदियाँ यहाँ फ्लो करती हैं? यमुना, घाघरा, घंटक, कोसी, कोंड, ये सब नदियाँ इस प्लेन में डाई करती हैं। और सबसे एंड में एकदम इंडिया के ईस्ट में जाके जो प्लेन आता है वो ब्रह्मपुत्र प्लेन है। ये जो है यहाँ पे असम के अंदर आता है ये, और यहाँ पे जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी ट्रिब्यूटरी है सबांसिरी, बरानी, मानस, धांसिरी एंड टीसा, ये सब नदी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी इस प्लेन में इसमें जाके बहती हैं। और ये जो है ओरिजिनेट होती है तिब्बत से होती है ये नदियाँ। वहाँ पर इसको कहते हैं तसांगो, कहते हैं नदियों को तसांगपो। और जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर जो इनको ज्वाइन कर देती है लोअर कोर्स वो बांग्लादेश में जाके ख़त्म ज्वाइन करती है। दीज टू रिवर्स टुगेदर फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा, और ये दोनों नदियाँ मिलकर सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं। द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज आल्सो का सुंदरबन डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा भी कहा जाता है, और ये मेजर पार्ट इसका बांग्लादेश में है। तो हमने अब देखा कि नॉर्थन माउंटेन के बाद नॉर्थन प्लेन था जो कि काफ़ी यहाँ की लैंड फर्टाइल थी और काफ़ी नदियाँ यहाँ से ये बहती थी। इसका एक हिस्सा जो है पाकिस्तान पे है, फिर एक सेंटर का हिस्सा है और एक यहाँ पे ईस्ट में जाता है, ये तीनों प्लेन्स। अब प्लेन्स के बाद हम नेक्स्ट आते हैं पेनिनसुलर प्लेटू। ये क्या होता है? टू द साउथ ऑफ द नॉर्थन प्लेन के नीचे से स्टार्ट हो जाता है द ओल्ड लैंड मास ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, दिस इज नोन एज पेनिनसुलर प्लेटू। यानी नॉर्थन प्लेन के बाद पेनिनसुलर प्लेटू शुरू हो जाता है इंडिया में, जो बिल्कुल नीचे साउथ तक जाता है, स्पैनिंग अक्रॉस सेंट्रल एंड नॉर्थन इंडिया, जो सेंटर के इंडिया में मेनली लाइज करता है पर साउथ साइड तक जाता है। इट इज़ मेड अप ऑफ हार्ड इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। इसमें बड़ी हार्ड इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स पाई जाती हैं। द प्लेटू रीजन आर इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट। ये इसकी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये रिच इन मिनरल्स है, क्योंकि इस प्लेटू में सारे मिनरल्स यहीं पर पाए जाते हैं। द प्लेटू हैज़ टू डिस्टिंक्ट पार्ट, इसके दो पार्ट हैं जो कि नर्मदा नदी के डिवाइड करने से बनते हैं। इस प्लेटू को जब नर्मदा नदी इसमें से पास होती है तो ऊपर का जो होता है वो मालवा प्लेटू है जो नॉर्थ साइड पे इंडिया के, और नीचे जो साउथ साइड पे उसका नाम है डेक्कन प्लेटू। अच्छा, जो मालवा प्लेटू है उसके एक साइड में अरावली रेंजेस, अरावली जो है ना राजस्थान में अरावली के जो पहाड़ हैं वो उसके साउथ वेस्ट में आते हैं, यानी इंडिया के साउथ के नॉर्थ वेस्ट में आते हैं अरावली रेंज, एंड द विंध्यास इन द साउथ, और नीचे साउथ में इसके विंध्यास माउंटेन आते हैं। ईस्ट साइड में जो इसकी एक्सटेंशन है इस प्लेटू की उसे कहा जाता है बुंदेलखंड एंड भागेलखंड, और इन साउथ जो उत्तर प्रदेश के साउथ में पड़ती है, और वो इसके प्लेटू के ईस्ट में, उत्तर प्रदेश के नीचे की साइड जो पड़ते हैं वो यहाँ से बाउंड होता है। एंड छोटा नागपुर जो है झारखंड साइड में जो है छोटा नागपुर, ऑन द रिवर दैट अराइज इन प्लेटू, जितनी भी नदियाँ इस प्लेटू में आती हैं उनका नाम है चंबल, बटवा, केन, सन, दामोदर, ज्वाइन आइदर द गंगा और यमुना, और फिर बाद में जाके गंगा और यमुना को ज्वाइन कर लेती हैं। टूवर्ड्स द साउथ ऑफ द नर्मदा वैली लाइज अ डेक्कन प्लेटू, तो नर्मदा नदी के साउथ में यानी नीचे की ओर डेक्कन प्लेटू है। इट इज़ बाउंड इन द नॉर्थ बाय द सतपुरा रेंज, महादेवा हिल्स और मैकाना हिल्स एंड कैमूर हिल्स, इन सब हिल्स से ये बाउंड हो रहा है। इन द साउथ इट एक्सटेंड अप टू द टिप ऑफ द पेनिनसुला, द हिल बॉर्डरिंग द वेस्टर्न एज ऑफ द ट्रायंगुलर प्लेटू, यानी बिल्कुल नीचे टिप तक जो जा रहा है ये ट्रायंगुलर प्लेटू के जा रहा है। द कलेक्टिवली कॉल्ड वेस्टर्न घाट, इसको मिला के वेस्टर्न घाट कहा जाता है। दे कंजिस्ट ऑफ द शहदरी, नीलगिरी, एनाइमरी एंड कार्डामन हिल्स से ये बाउंड हो रहा है। द एनाइमुडी इन केरला में एनाइमुडी है जिसकी हाइट है 2695 मीटर है, और ये हाईएस्ट पीक है पेनिनसुलर प्लेटू की,
माउंटेन्स की नहीं, पेनिनसुलर प्लेटू की ये हाईएस्ट पीक है जो केरला में है। द हिल्स दैट फॉर्म द ईस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेटू आर कलेक्टिवली कॉल्ड ईस्टर्न घाट। तो वही जो इंडिया के नीचे एक साइड पे वेस्टर्न घाट है और एक साइड से ईस्टर्न घाट है, वो इन्हीं पेनिनसुलर प्लेटू से बनते हैं। दे कवरेज विद द वेस्टर्न घाट एट द नीमगिरी और सम डिफरेंस बिटवीन वेस्ट। आइए ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बीच में डिफरेंस देखते क्या है। जो वेस्टर्न घाट है उसकी जो हिल्स है वो कॉन्टिन्यूस है और ईस्टर्न घाट की जो हिल्स है वो नदी के डेल्टा से ब्रेक है, मतलब कॉन्टिन्यूस नहीं है, वो हिल बीच में गैप्स आ रहे हैं। इसकी जो हिल की हाइट है 1500 से 2000 मीटर हाइट है और इन हिल्स की हाइट 500 से 700 मीटर है। इसी वजह से वेस्टर्न घाट में काफ़ी रेनफॉल है और ईस्टर्न घाट बिल्कुल रेनफॉल वहाँ पे नहीं जाता क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है। सम ऑफ शिफ्टली फ्लोइंग रिवर्स सच एस नर्मदा एंड तापी, यहाँ की जो नदियाँ हैं वो नर्मदा तापी है और इनकी नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हैं। द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू कवरिंग महाराष्ट्र, और ये कौन कौन से एरिया कवर करता है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश डेक्कन प्लेटू। दिस रीजन इज मेड अप ऑफ शीट्स ऑफ लावा विच हैज ऊज्ड आउट फ्रॉम द ह्यूज क्रैक्स इन द अर्थ। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लावा की शीट्स हैं जो अर्थ के क्रैक से मिलियंस ऑफ ईयर पहले निकले हुए हैं। द रीजन इज रिच इन ब्लैक सॉइल, और यहाँ के जो ये जो है यहाँ के जो माउंटेन्स है, जो भी छोटी हाइट के जो माउंटेन है, यहाँ पे ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा जो सॉइल पाई जाती है वो ब्लैक सॉइल है। और ब्लैक सॉइल जो है वो ग्रोथ ऑफ कॉटन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। द पेनिनसुलर प्लेटू इज ड्रेन्ड बाय ए नंबर ऑफ लार्ज रिवर्स, यहाँ पे काफ़ी सारी नदियाँ निकलती है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और ये कौन सी बे ऑफ, और ये जाके बे ऑफ बंगाल, नर्मदा में जाके मिल जाती है एंड में, या अरेबियन सी में। द डिफरेंस बिटवीन हिमालय की नदियाँ और पेनिनसुला की नदियों में क्या डिफरेंस है, आइए देखते हैं। वो जो हिमालय की जो रिवर्स होती हैं ये स्नो कवर्ड माउंटेन्स होते हैं। हिमालय में जितने भी माउंटेन हैं वो सब बर्फ़ से ढके हुए हैं और वो पूरा साल ये नदियाँ बहती हैं, जब बर्फ़ पिघलती रहती है और नदियों में पानी आता रहता है। जबकि यहाँ पे पेनिनसुला प्लेटू में जो नदियाँ हैं वो सिर्फ रेनफॉल की वजह से ड्रेन करती हैं और समर मंथ में जब रेनफॉल बिल्कुल नहीं होती, समर मंथ में पूरी तरह से ड्राई हो जाती है। अब ये नदियाँ हैं ये माउंटेन से निकल के नीचे नॉर्थन प्लेन्स में आ जाती हैं और वहाँ पे खेती बाड़ी के लिए इसका काफ़ी यूज़ होता है। और ये नदियाँ रॉक से होती हुई आती है और खेती बाड़ी में इसका कोई यूज़ नहीं होता। ये जब नदियाँ माउंटेन से आती हैं तो अपने साथ एल्यूवियल सॉइल ले आती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा खेती बाड़ी को हेल्प मिलती है प्लेन्स में, और इनके साथ कोई सॉइल नहीं आती और यहाँ पर कोई खेती बाड़ी नहीं होती। और कैनल्स भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बांध वगैरह बनाए गए हैं और ये यहाँ पे हाई बैंक होने की वजह से यहाँ पे बांध की कोई इतनी ज़रूरत ही नहीं होती। यहाँ की मिट्टी पोरस होती है जिसमें पानी काफ़ी एब्जॉर्ब कर जाती है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे ज़मीनी पानी, ट्यूबवेल या ग्राउंड वाटर हमें मिल जाता है इन नदियों की वजह से। लेकिन ये जो नदियाँ हैं ना ये ज़मीन में नहीं एब्जॉर्ब होती क्योंकि इतनी पूरी साल तो ये बहते ही नहीं है, जब रेनफॉल होती है बस तभी नदियों में पानी आता है। अब इसके बाद आ जाता है थार डेजर्ट जो कि राजस्थान में है। टू द नॉर्थ वेस्ट, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में मालवा प्लेटू से ऊपर थार डेजर्ट है और ये कहाँ लोकेटेड है? ये अरावली हिल है यहाँ पे जो वेस्ट राजस्थान में है और ये पाकिस्तान तक जा रहा है थार डेजर्ट। मोस्ट ऑफ द रिवर और स्ट्रीम्स ऑफ दिस वेस्ट सैंडी रीजन आइदर ड्रेन इनटू साल्ट वाटर लेक और डिसअपीयर, और यहाँ पे जो भी थोड़ी बहुत नदियाँ हैं वो समुंदर तक नहीं जाती बल्कि लेक्स में मिल जाती है या ज़मीन में ही डिसअपीयर हो जाती है। इट इज़ दस ए रीजन ऑफ इनलैंड, इसीलिए इसे इनलैंड ड्रेनेज कहते हैं क्योंकि यहाँ की नदियाँ पूरी आगे समुद्र तक नहीं जाती, ज़मीन में ही ख़त्म हो जाती हैं। न्यूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन थार डेजर्ट, ये है ये सबसे बड़ी वहाँ की रिवर है। लेक सांबर इज़ एन इम्पोर्टेंट साल्ट वाटर लेक ऑफ दिस रीजन, और लेक जो सांबर है उसे भी हम साल्ट वाटर लेक कहते हैं इस रीजन की। अब उसके बाद सबसे लास्ट में आ जाता है कोस्टल प्लेन यानी समुद्र के किनारा जो है, बॉर्डरिंग ऑफ द वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। अब वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो हमने पेनिनसुला प्लेटू में पढ़े थे उसकी जो बॉर्डर है वो सारा कोस्टल प्लेन है। ये पतना नैरो कोस्ट रीजन है जिसे समुद्र का किनारा जिसे कोस्टल प्लेन कहा जाता है और ये इंडिया के ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड में है। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज आल्सो नोन एज कोंकण कोस्ट, इसका नाम कोंकण कोस्ट, नॉर्थ में इसे कोंकण कोस्ट के नाम से जानते हैं और साउथ में इसे मालाबार कोस्ट के नाम से जानते हैं। द ईस्ट कोस्टल प्लेन को एज ए नॉर्थन सिरकैरस इन द नॉर्थ एंड कोरोमंडल कोस्ट इन द साउथ, ये इसके नाम है वहाँ पर। आइए अब देखते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में क्या डिफरेंस है। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है नैरो स्ट्रिप बॉर्डर्ड बाय ए वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी, वो वेस्टर्न घाट के किनारे नेचुरली वेस्टर्न घाट के किनारे की जगह वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है और इसके साइड में अरेबियन सी है, और यहाँ इसके साइड में ईस्टर्न घाट है और दूसरी साइड में बे ऑफ बंगाल है। मर्जिस ये गुजरात तक जा रहा है और ये जा रहा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा तक जा रहा है। यहाँ पे इस्टुएरीज एंड द लेगून्स और बैक वाटर
पर्टिकुलर इन कैनेडा कैन बी फाउंड। ये लेगून्स वगैरह कैनेडा में यहाँ पे पाए जाते हैं। इट इंक्लूड्स द लार्ज डेल्टा ऑफ महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी यहाँ पाए जाते हैं। अब है आइलैंड। इंडिया के आगे जो टापू बने हैं इंडिया के दोनों साइड में, एक साइड में लक्षद्वीप बना है और एक साइड में अंडमान निकोबार बना है, उसे इंडिया के आइसलैंड कहते हैं। ये दो आइसलैंड के ग्रुप हैं। लक्षद्वीप आइसलैंड जो है वो अरेबियन सी में बना हुआ है और जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वो बे ऑफ बंगाल में बना हुआ है और ये एक दूसरे से सेपरेट होते हैं 10 डिग्री ऑफ चैनल से और 10 डिग्री का डिफरेंस है इन दोनों में। दीज आइलैंड आर एक्चुअली द पीक्स ऑफ सम मच वोल्केनिक माउंटेन्स। एक्चुअली जो आइसलैंड है ये समुद्र में आए हुए जो ज्वालामुखी होते हैं वोल्केनिक माउंटेन है उसकी पीक्स हैं एक्चुअल में, मेकिंग देम वोल्केनिक आइसलैंड। उसे हम वोल्केनिक आइसलैंड भी कह सकते हैं। बैरन आइसलैंड द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया। जो बैरन आइसलैंड है वहाँ से अभी भी लावा बाहर निकल रहा है। मैनी ऑफ दीज आइसलैंड आर एंड हिबिलिटी सम आर इनहेबिटेड बाय ट्राइबल पीपल एंड मेन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। और वहाँ पे ट्राइबल लोग रहते हैं जो बिल्कुल दुनिया से कटे हुए हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ द वेरियस लैंडफॉर्म। उनके क्या क्या फ़ायदे हैं ऐसी लैंडफॉर्म से। इंडिया में हमने देखा है कि माउंटेन्स हैं, प्लेटूज़ हैं, प्लेन्स हैं, कोस्टल रीजन है, आइसलैंड हैं। इन सब की हमारे इंडिया को इसका क्या फ़ायदा होता है। द माइटनी हिमालय रेंजेस हैव एक्टेड एज ए नेचुरल बैरियर अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर। जो ऊपर हिमालय है वो बाहर से आए हुए जो इंडिया पे जो अटैक करना चाहते हैं उसके एक बैरियर का काम करता है, इससे कि इंडिया के दूसरी साइड से कोई भी दुश्मन हम पे हमला नहीं कर सकता, पुराने टाइम में जैसे नहीं कर सकता था। दे आल्सो शील्ड द कंट्री फ्रॉम द कोल्ड विंटर विंड कमिंग फ्रॉम द आर्टिक रीजन। और ये हमें इंडिया को बचाता है आर्टिक यानी ऊपर आर्टिक रीजन जो ठंडी हवाएं आती है जो हिमालय जो बैरियर का काम करता है उन ठंडी हवाओं से इंडिया को बचाता है जो आर्कटिक रीजन से आती हैं। और इसी हिमालय की वजह से रेनफॉल होती है एंड आल्सो सोर्स ऑफ सेवरल पेरेंडियल रिवर। और नदियाँ भी इसी हिमालय पे जब स्नोफॉल होती है वहीं से ये नदियाँ जितने भी ग्लेशियर वहाँ से नदियाँ निकलती हैं। और नीचे से जो विंड मानसून विंड आती है वो भी हिमालय से जब टकराती है तो रेनफॉल करती है इंडिया में। तो हिमालय के कितने सारे यूजेस हैं हमारे इंडिया में। ये हमें दुश्मनों से बचाता है, इसकी वजह से रेनफॉल है, ये ठंडी हवाओं से हमें रोकता है और यहाँ से काफ़ी सारी नदियों का ओरिजिन होता है। अब है इंडो गैंगेटिक प्लेन की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि हिमालय से जितनी भी अच्छी एडिबल सॉइल आती है तो वो सारी ये प्लेन्स में आती है। इसी प्लेन को हम फूड बाउल ऑफ इंडिया यानी इंडिया का जितना भी फूड प्रोडक्शन है इसी नॉर्थन प्लेन में मैक्सिमम यहीं पर ही होता है। इसके बाद हम नीचे पेनिनसुलर प्लेटू में आ जाते हैं। इसका क्या रोल है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेन जो सोर्स है वो मिनरल्स यहाँ पे पाए जाते हैं और बिजली यहाँ पे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जो बिजली है वो यहाँ पर बनती है। फिर जो कोस्टल प्लेन है डोटेड विद स्पोर्ट्स एंड हार्बर दे फैसिलिटी वो बिजनेस के दूसरी कंट्रीज़ का बिजनेस करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो देखा इंडिया के कितने लैंड फॉर्म्स हैं जो इंडिया को कितनी हेल्प कर रहे हैं, इसलिए इंडिया को सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। थैंक यू। ये लेसन यहीं पर फिनिश होता है।